जब ग्रीक फ़िलॉसफ़र्स को हम देखते हैं तो हमने देखा कि उन्होंने जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये भौतिक तत्वों के द्वारा उन्होंने जगत की जो व्याख्या है अपने अपने अनुसार करने की चेष्टा की। परंतु एनेक्सेगोरस जो दार्शनिक थे उन्होंने नाउस परम विज्ञान इसकी स्थापना की और उन्होंने ग्रीक दार्शनिकों का जो ध्यान है वह चेतन तत्व की ओर भी आकृष्ट किया। और उसके बाद से हम देखते हैं कि जो ग्रीक फ़िलॉसफ़ी है उसमें भौतिक, अभौतिक, चेतन, अचेतन, मन, आत्मा, चेतन तत्व इन सब चीज़ों की ओर दार्शनिकों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसमें भेद करना उन्होंने प्रारंभ किया। इसलिए इस काल को हम ग्रीक दर्शन का प्रबोध काल भी कहते हैं। अब जो सोफिस्ट दार्शनिक थे उनका ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो सत्य है वह वास्तव में भिन्न भिन्न है। व्यक्ति को अपने लिए जो चीज़ सत्य प्रतीत होती है वास्तव में वही सत्य है। सोफिस्ट दर्शन का जब प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में सोफिस्ट जो दार्शनिक थे वो लोगों को मार्गदर्शन का, चिंतन का काम सिखाते थे, करते थे। परंतु कालांतर में ऐसा देखा गया कि जो व्यक्ति जो वहाँ के युवा वर्ग थे उन युवा वर्गों को उच्च वर्ग पर, उच्च स्थानों पर प्रतिष्ठित करने के लिए सोफिस्ट जो दार्शनिक थे वो उनको शिक्षा प्रदान करने का काम करने लगे। और वास्तव में फिर उनका काम एक दर्शन शास्त्री की तरह न रहकर एक नैतिक शिक्षक की तरह हो गया था। और उन्होंने उच्च पारिश्रमिक लेकर जो युवा वर्ग थे उनको वाक्पटु और तर्क कुशल बनाने का काम करते थे। परंतु बाद में देखा गया कि जो प्रोटैगोरस थे उन्होंने अपना एक मंतव्य, अपना एक सिद्धांत, अपनी एक बात स्थापित की कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। अब इस बात पर हम ज्ञान, तर्क और नैतिक इन तीनों दृष्टिकोणों से विचार करेंगे। जब ज्ञान की दृष्टि से विचार करेंगे तो हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक एलियी संप्रदाय थे उन्होंने ऐसा माना कि जो सत्य का ज्ञान है हमें बुद्धि के द्वारा होता है और परिणाम का ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा होता है। उसके बाद में हेराक्लिटस का जो मानना था वह इससे भिन्न था। उनका ऐसा मानना था कि हमें परम तत्व का जो ज्ञान है वह इंद्रियों के द्वारा होता है और परिणाम का ज्ञान जो है वह बुद्धि के द्वारा होता है। तो डेमोक्रेट्स जो थे उनका मत कुछ और था। उनका ऐसा मानना था कि परमाणुओं का ज्ञान जो हमें है वह बुद्धि के द्वारा होता है और इंद्रिय जगत का जो ज्ञान है वह हमें जो इंद्रियों के द्वारा हमें वस्तु जगत की जो वस्तु हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में एक सर्वमान्य मत की स्थापना नहीं ही हुई थी। तो सोफिस्ट जो दार्शनिक थे उनका ऐसा मानना था कि वास्तव में हमें इंद्रिय और बुद्धि दोनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और इसके संबंध में हम एक निश्चित मत की स्थापना नहीं कर सकते क्योंकि हर व्यक्ति का अपना निजी ज्ञान होता है। और इस बात को जब हम तार्किक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वास्तव में ऐसे ज्ञान को तार्किक दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ज्ञान के क्षेत्र में सर्वमान्यता नहीं होगी, सामान्यता नहीं होगी, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो एक सर्वमान्य सत्य की स्थापना करना संभव नहीं होगा। अब जब नैतिक दृष्टिकोण से हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में हमने देखा कि रीति रिवाज, मान्यताएं, प्रथाएं समय के साथ बदलती रहती है और जब ये समय के साथ बदलती रहती है तो इनका भी एक निश्चित रूप कोई हमारे सामने नहीं आता और इस वजह से कोई वस्तुनिष्ठता, नैतिकता के क्षेत्र में भी स्थापना नहीं की जा सकती।
प्रोटेगोरस ने इसी वजह से ज्ञान के क्षेत्र में उपयोगितावाद की स्थापना की, नैतिकता के क्षेत्र में उपयोगितावाद की स्थापना की। जिस व्यक्ति के लिए जो बात सत्य है वह उस व्यक्ति का सत्य कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनके दर्शन में हमें मानवतावाद की झलक भी देखने को मिल जाती है।